नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल संसार ग्रुप में। मैं हूं अरविंद और आज हम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का पूर्व नाम था मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। इसे विधि अनुकूलन आदेश और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2001 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाया गया है, इसलिए यह 1 नवंबर सन 2000 को प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में भू राजस्व अधिकारियों की शक्तियों और राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाले के अधिकारों और दायित्व, कृषक, भूधारी तथा भूमि से संबंधित अन्य विधियों तथा उनके आनुषंगिक दायित्वों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु अधिनियम। अध्याय 1 में आते हैं प्रारंभिक धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। यह अधिनियम जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है और इसे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 कहा जाता है। यह हमारी मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात विधि अनुकूलन आदेश के अंतर्गत दिनांक 1 नवंबर सन 2000 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। धारा 2 में आते हैं। धारा 2 है परिभाषा खंड। सबसे पहले परिभाषा दिया है धारा 2A में आबादी। आबादी क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो नगरीय क्षेत्र नहीं है। इसके अंतर्गत किसी गांव के निवासियों के लिए उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति से के किसी अन्य स्थानिक पर्याय जैसे ग्राम स्थल, गांव स्थान का अर्थ तदनुसार लगाया जाता है। आनुषंगिक प्रयोजन वो होते हैं जो गांव के निवासियों के लिए होते हैं, जैसे कि गांव की जनसंख्या बढ़ जाती है तो एक आबादी क्षेत्र आरक्षित किया जाता है ताकि आबादी बढ़ने पर उन परिवारों को घर दिया जा सके जो जिनकी उनको आवश्यकता है। इसे आवास भूमि, आबादी भूमि भी कहा जाता है। धारा 2B कृषि की परिभाषा दी है। कृषि के अंतर्गत वार्षिक या नियतकालिक फसलों का जिनमें पान तथा सिंघाड़े उद्यान की उपज सम्मिलित है और उनका उगाया जाना, उद्यान कृषि, फलोत्पादन लगाना तथा उनका संरक्षण करना और चारे चराई या छप्पर छाने वाले घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना कृषि के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें कृषि के अंतर्गत कौन से चीज़ नहीं आते हैं इसमें देखना पड़ेगा। जैसे कि घर में हम छोटे मोटे बाड़ा रहता है उसमें सब्जी वगैरह उगाते हैं, वो कृषि के अंतर्गत नहीं आता। दूसरी बात है यहाँ पे एक छप्पर छाने वाली घास, जिसे हम स्थानीय भाषा में जैसे दुर्ग जिले, रायपुर जिले में के आसपास छप्पर छाने वाले घास को क्या बोलते हैं? इसके बोला जाता है खदर। और जो छप्पर छाने वाले घास से जो घर बने रहते हैं उसको बोलते हैं खदर छानी। तो इनमें जो शब्द उपयोग हुए हैं उनको स्थानीय भाषाओं में भी रूपांतरित करके देखें ताकि उनका वास्तविक अर्थ होता क्या है। अगला परिभाषा देखते हैं धारा 2C कृषि वर्ष। कृषि वर्ष 1 जुलाई या ऐसे अन्य तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत किया जाए प्रारंभ होने वाला वर्ष कहलाता है। छत्तीसगढ़ में भी कृषि वर्ष 1 जुलाई को ही प्रारंभ होती है। धारा 2D है मंडल। मंडल के अंतर्गत धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मंडल आता है। धारा 2E वास्तविक कृषक। तो वास्तविक कृषक कौन होता है? धारा 2E में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं खेती करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशा की जाती है कि वह स्वयं खेती करेगा। धारा 2F सहकारी सोसाइटी की परिभाषा दिया गया है। इससे अभिप्रेत है कि सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के जो राज्य सरकार के किसी क्षेत्र में लागू है और उसके उस रूप में कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी आता है। धारा 2G सरकारी वन। सरकारी वन से अभिप्रेत है कोई ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में गठित किया गया है। वन 2 प्रकार के होते हैं, आरक्षित वन और संरक्षित वन। धारा 2H सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार से ऐसा पट्टेदार अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से इस अधिनियम की धारा 181 के अंतर्गत कोई भूमि धारण करता है। धारा 2I खाता से अभिप्रेत है ऐसे भूखंड जिस पर भू राजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भूमि स्वामी के अधीन धारित है। दूसरे शब्दों में इसे एकल खाता कहा जाता है। दूसरा है इसी में
कृषक द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में कोई ऐसी भूखंड जो भूमि स्वामी से एक ही पट्टा के अधीन या एक ही संवर्गों की शर्तों के अधीन धारित करता है। दूसरे शब्दों में इसे संयुक्त खाता भी कहा जाता है। मतलब ये है कि दूसरे वाले जो पॉइंट है उसमें कई लोग एक ही हित के अधीन या शर्तों के अधीन कई लोगों का हिस्सा रहता है। जैसे कि 2-3 भाई हैं और एक साथ एक ही खाते में उनका नाम है, तो ऐसे खातों को संयुक्त खाता कहा जाता है। पहले वाले में अगर एक व्यक्ति का नाम किसी खाता में है तो उसे एकल खाता कहा जाता है। 2J सुधार की परिभाषा दी गई। सुधार जो है किसी खाते के संदर्भ में कोई ऐसा संकल्प जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई परत पड़ी हुई भूमि है और उसको धान उपज करने के लिए हम उसमें कोई सुधार करते हैं, तो परत पड़ी हुई भूमि का जो है मूल्य है वो कम रहता है और जैसे ही उसमें धान उगाने के योग्य बना देते हैं तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो उसे सुधार कहा जाता है और यह जो है खाते के लिए उपयुक्त होता है। तीसरा है इसी में, तथा खाते का उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिए खाता धारित है और जो यदि खाते पर निष्पादित न किया गया हो तो यह तो प्रत्यक्षता उसके फायदे के लिए निष्पादित किया गया हो। सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित भी आते हैं। पहला, कृषि प्रयोजन के लिए जल के संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिए तालाबों, जल श्रेणियों, बांधों तथा अन्य संकर्मों का निर्माण। अगर किसी कृषि क्षेत्र में मान लो जाए कोई नहर बना दिया जाता है और उससे हम उस खेत को फायदा पहुंचाते हैं और उसमें फसल जो है दुगना उत्पादन हो जाता है, तो ये भी माना जाएगा कि उस कृषि भूमि का या उस खाते भूमि का सुधार हो गया है। दूसरा है भूमि के जल निकास के लिए बांधों, जल द्वारा कटाव, जल से होने वाले अन्य नुकसान, उस भूमि के संरक्षण के लिए संकर्मों का निर्माण। मान लो जाए कोई नदी, जल बहाव या बांधों के वजह से किसी भूमि में कोई प्रभावित पहले से पड़ रहा है और हम इन चीज़ों को नुकसान से बचाने के लिए इन चीज़ों को बना देते हैं या कोई नहर बना देते हैं ताकि उस भूमि पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये भी सुधार के श्रेणी में आता है। तीसरा है इसी में वृक्षारोपण और भूमि के कृषिकरण। भूमि की साफ सफाई, उसमें घेरा लगाना, उसमें समतल करना या उसमें सीढ़ी बंदी करना भी सुधार के श्रेणी में आता है। जैसे कि हमारा खेत खुला रहता है ताकि उसमें गाय, भैंस या अन्य कोई जानवर ना आए, उसमें तार घेरा बंदी कर देते हैं, ये भी सुधार के अंतर्गत आता है। चौथा है नगरीय क्षेत्र में ना होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर या उसके सीमित में ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या जीवों के लिए आरक्षित हो, यह भी सुधार के श्रेणी में आता है। पूर्वगामी संक्रमणों में भी किसी भी संक्रमण का नवीनीकरण या पुनर्निर्माण भी या उसका परिवर्धन भी सुधार के श्रेणी में आता है। लेकिन निम्नलिखित कार्य जो है सुधार के श्रेणी में नहीं आता। कोई अस्थायी जलाशय, अस्थायी बांध या अन्य छोटे छोटे परिवर्तन जो खाते के लिए उपयुक्त नहीं है, वो सुधार के श्रेणी में नहीं आता। कोई ऐसा संक्रमण जिसमें कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में वृद्धि या कमी होती है तो वो सुधार के श्रेणी में नहीं आता। धारा 2 के है भूमि की परिभाषा। भूमि से अभिप्रेत है धरती की सतह का वो भाग, चाहे वह जल के नीचे हो या ना हो, और जहाँ भी इस संख्या में भूमि के प्रति निर्देश किया गया है कि वहाँ उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वे समस्त चीज़ें हैं जो ऐसी भूमि में बद्ध है, ऐसी भूमि से बद्ध है, किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है। ये भूमि की परिभाषा है। 2L में है भूमिहीन व्यक्ति। भूमिहीन व्यक्ति से अभिप्राय है वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता, इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल कम है, जो इस संबंध में संहिता द्वारा विहित किया जाए। छत्तीसगढ़ में जो है भूमिहीन व्यक्ति के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। अगर वो रबी फसल लेता है और उसके पास 5 एकड़ से कम की भूमि है तो उसे भूमिहीन व्यक्ति माना गया है। खरीफ फसल अगर 2 एकड़ से कम है तो इसे भूमिहीन माना गया है। इन्हें स्थानीय भाषा में लघु या सीमांत कृषक भी कहते हैं। 2M भू अभिलेख है। भू अभिलेख अभिप्रेत है इस संहिता के उपबंधों के अंतर्गत रखे गए अभिलेख। अब जानते हैं पटवारी के पास तहसीलदार के कार्यालय में भू अभिलेख रखा जाता है। 2N में है विधि व्यवसायी। विधि व्यवसाय से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है।
2 आम्रकुंज की परिभाषा दिया गया है। आम्रकुंज से अभिप्रेत है किसी भूमि पर इतने आम के वृक्ष लगाए गए हैं कि उसका बड़ा भाग मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए रुक जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आम्रकुंज वह भूमि होता है जिसका कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना संभव नहीं हो पाता। 2A में है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य से विपरीत है भारतीय स्टाम्प अभिप्रेत है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत का बनाया जाना और इसके अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य है। आपको पता होगा कि हर वर्ष छत्तीसगढ़ के या दूसरे राज्यों में भी भूमि के रजिस्ट्रीकरण के लिए या फिर उसके विक्रय के लिए हर वर्ष कलेक्टर द्वारा भूमि का मूल्य निर्धारित किया जाता है। उसमें कितना स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगेगा, ये सब कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। धारा 2A-B में नगरीय भूमि की परिभाषा दी गई है। धारा 2P फलोद्यान। फलोद्यान से अभिप्रेत है फल के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं जिसमें भूमि का एक बड़ा भाग जो वृक्षारोपण के प्रयोजन से भिन्न है। फलों के वृक्षों के बढ़ जाने से उसका बड़ा भाग कृषि के प्रयोजन कार्य करने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। कहने का दूसरा मतलब ये है कि हम अगर किसी ऐसे भूमि में इतने सारे फल के पेड़ लगा दिए हैं कि उसका दूसरा उपयोग किया जाना संभव नहीं है, वो फलोद्यान की श्रेणी में आता है। धारा 2Q भूखंड संख्यांक। भूखंड संख्यांक से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र में किसी भूमि का वह प्रभाव जो धारा 93 के अधीन भूखंड संख्या के रूप में विवेचित किया गया है या उस रूप में मान्य किया गया है जिसके बाबत क्षेत्रफल तथा देय भू राजस्व की प्रविष्टि अभिलेखों में सूचक संख्या के अधीन पृथक पृथक की गई है। उसके अंतर्गत भूमि का ऐसा प्रभाव भी है जिसकी प्रविष्टि पूर्व के भू अभिलेखों में खसरा सर्वेक्षण संख्या नाम सूचक संख्या के अधीन दी गई है। भूखंड संख्यान देखते हैं कि आपके घर में अगर B1 B2 P1 P2 रहता है तो उसमें देखते हैं कि भूखंड सर्वेक्षण संख्या XYZ कुछ भी हो सकता है। इसमें खसरा नंबर भी होता है, खाता नंबर भी होता है, सभी चीज़ का विवरण दिया जाता है। इसके लिए आपके घर में उपस्थित जो भी दस्तावेज हैं उनका अवलोकन करें, तब आपको ये चीज़ देखने पर अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। धारा 2R मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, इसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या LR भी कहा जाता है। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता से संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संबंध में अभिप्रेत हैं। पहला होता है मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटर्नी के अधीन प्राधिकृत किया गया कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी व्यक्ति की ओर से किसी आवेदन पर या किसी कार्यवाही पर उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत है। दूसरा है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के अंतर्गत वह व्यक्ति भी आता है जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में उस व्यक्ति की कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पहला अगर देखते हैं तो मान लो जाए कोई व्यक्ति जो है अपने वृद्धावस्था या कहीं बाहर गया है तो अपने पावर ऑफ अटर्नी जो है या मुख्तारनामा लिख के किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई आवेदन कार्यवाही हो रही है या मुझे कोई आवेदन लगाना है तो आप जो है इस मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटर्नी के बिहाफ में आप जाके न्यायालयीन कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं। अगला है 2S क्षेत्र। क्षेत्र के अंतर्गत महाकौशल क्षेत्र, मध्य प्रदेश क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्र कोई भी हो जो इनमें आता है आते हैं। अगला परिभाषा है 2T लगान। हम स्थानीय भाषा में इसे भरना पटाना भी बोलते हैं। लगान से अभिप्रेत है जो धारा 188 के उपबंधों के अनुसार मौरूसी कृषक द्वारा अपने भूमि स्वामी को या पट्टेदार द्वारा अपने भूमि स्वामी को उसके द्वारा ऐसे भूमि स्वामी से धारित भूमि के उपयोग का अधिभोग के मध्य जो दिया जाता है वो लगान कहलाता है। दूसरा जो है सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को उसी भूमि के जो किसी सरकार द्वारा उस पट्टे पर दी गई है या उपयोग अधिभोग के मध्य दी गई है उसे लगान कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे अगर किसी के पास कृषि भूमि हो या निवासिक भूमि है, हर साल हम जाके पटवारी के समक्ष टैक्स देते हैं भूमि के, उसे लगान कहा जाता है या स्थानीय भाषा में इसे हम भरना भी कहते हैं। 2U राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी से अभिप्रेत है इस संहिता के अधीन जो कृत्य दिए गए हैं और राजस्व अधिकारी के रूप में कार्यों का निर्वहन करता है वो राजस्व अधिकारी कहते हैं। इसमें हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि पटवारी जो है राजस्व अधिकारी नहीं है और मंडल का अध्यक्ष, राजस्व मंडल का अध्यक्ष भी राजस्व अधिकारियों की श्रेणी में नहीं आता। राजस्व अधिकारी की श्रेणी में हम देखते हैं तो देखेंगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, SDO और कमिश्नर राजस्व अधिकारी के श्रेणी में आते हैं।
2 राजस्व वर्ष। राजस्व वर्ष से अभिप्रेत है वह वर्ष जो ऐसी तारीख को प्रारंभ होती है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। इसमें छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में ये नहीं बताया गया है कि राजस्व वर्ष कब होता है, इसलिए हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्व वर्ष का प्रारंभ जो है 1 अक्टूबर से होता है। 2 सर्वेक्षण संख्यांकों का उपखंड। सर्वेक्षण संख्यांकों का उपखंड से सर्वेक्षण संख्या का ऐसा प्रभाव जिसके बाबत क्षेत्रफल तथा देय भू राजस्व की प्रविष्टि भू अभिलेख पर उन सर्वेक्षण संख्याओं को जिनको वह प्रभाव है सूचक संख्या के अधीनस्थ सूचक संख्या के अधीन पृथक पृथक की गई है। अब जब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी की भूमि का सर्वेक्षण संख्यांक 10 है और उसको टुकड़े में है, तो 10, एक को 10 और दूसरे को 10/1 और तीसरे को 10/2 ऐसा करके विभाजित किया जाता है सर्वेक्षण संख्यांकों में। धारा 2(1) सर्वेक्षण संख्यांक। सर्वेक्षण संख्यांक जैसे कि अभी उपखंड पढ़े हैं वैसे ही सर्वेक्षण संख्यांक होते हैं, जैसे खसरा, नाम सूचक, प्रविष्टि आदि के अंतर्गत दिया जाता है। नगर ये जो है वस्तुतः नगरेतर क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भूभाग के लिए दिया जाता है, और अगर ये कलेक्टर द्वारा जो है मान्य किया जाता है, अगर जो है भूमि जो है नंबर वाइज दिया गया है तो खसरा नंबर 110, 120, 122 ऐसे क्रम में दिया जाता है। यह है सर्वेक्षण संख्या। 2 कृषक की परिभाषा दिया है। कृषक वह व्यक्ति है जो अध्याय 14 के अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी कृषक के रूप में भूमि धारण करता है। अप्रत्यक्ष रूप से मौरूसी कृषक ही भूमि स्वामी कहलाता है, भूमि स्वामी के रूप में कृषक कहलाता है। धारा 2(z) भूमिधारी। भूमिधारी वह व्यक्ति है जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो इस संहिता के उपबंध के अधीन भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी समझा जाता है। धारा 2(z) इमारती लकड़ी की परिभाषा। इमारती लकड़ी के अंतर्गत आता है साल, सागौन, बीजा, शीशम, तिनसा, एन, साज, चंदन, हल्दी, मुंडी, अर्जुन, तेंदू, खमार। इनको याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि इमारती लकड़ी के इनमें से कौन सी इमारती लकड़ी नहीं है। जैसे कि नीम बोल दिया जाता है परीक्षा में, तो नीम इमारती नहीं है। बरगद, पीपल ये सब इमारती लकड़ी नहीं है। तो इसमें 12 प्रकार के इमारती लकड़ियों के बारे में बताया गया है तथा इनके अंग्रेजी नाम के बारे में भी बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, ये प्रश्न बनते हैं परीक्षक। अगला है धारा 2(z)(2) स्वयं खेती करना से अभिप्रेत है अपने स्वयं के श्रम द्वारा या अपने परिवार के कुटुंब के सदस्यों द्वारा या ऐसी मजदूरी पर जो नगद या वस्तु के रूप में दिया जाता है, लेकिन इनके अंतर्गत स्वयं खेती करना में नहीं आता। अगर किसी को फसल का अंश दिया जाता है काम करने के बिहाफ में तो वो स्वयं खेती करना नहीं कहलाएगा, लेकिन नगद या वस्तु के रूप में कोई दिया जाता है मजदूरी में तो वो स्वयं खेती करना कहलाएगा। अपने देख रेख के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा कार्य करवाना भी स्वयं खेती करना कहलाता है। धारा 2(z)(3) दखल रहित भूमि। दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है किसी ग्राम में किसी ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से या किसी भूमि स्वामी कृषक या पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। उदाहरण के लिए हम बता देते हैं कि ऐसी भूमि को गांव में घास भूमि भी कहते हैं, जिसमें आप वो घास भूमि को या फिर सरकारी भूमि है या इनडायरेक्टली रूप में घास भूमि है जिसमें हम दखल नहीं दे सकते, ना ही किसी व्यक्ति को उसको सेवा भूमि के रूप में दे सकते हैं या फिर पट्टे, ना ही उसको किसी को कृषक भूमि स्वामी के रूप में कृषि करने के लिए दे सकते हैं। ऐसी भूमि को घास भूमि कहा जाता है। आपने देखा होगा गांव में अक्सर ऐसे विवाद आते हैं कि फलाने ने गांव के घास भूमि पर कब्जा कर दिया गया है, यही कहलाता है दखल रहित भूमि। धारा 2(z)(4) नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र से अभिप्रेत है नगर पालिका क्षेत्र जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगर पालिका क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र के रूप में अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया है। नगरेतर क्षेत्र ग्राम क्षेत्रों को कहा जाता है। धारा 2(z)(5) ग्राम। Z5 ग्राम से अभिप्रेत है कोई ऐसा भूभाग जिसमें इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व किसी ऐसे विधि के जो तत्समय प्रवृत्त है उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया है या उन्हें घोषित किया गया था। तो दोस्तों यह है हमारा परिभाषा खंड। अगले भाग में हम अध्याय 2 से शुरुआत करेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए नमस्कार।